मैं हूं स्वाति रायना। जानेंगे इस त्योहार कहां पर है निवेश के मौके अपार, किस सेक्टर में निवेश करने से होगा आपका फायदा, और इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक कैसे बनाएं आप अपना पोर्टफोलियो, इसी पर करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ है हर्षवर्धन रुंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर रुंगटा सिक्योरिटीज, श्वेता रजानी, हेड म्यूचुअल फंड आनंद राठी वेल्थ। श्वेता और हर्षवर्धन दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। जानना समझना बेहद जरूरी है कि बाजार के लिए ये साल कितना खास रहा है। अगर हम त्योहार से त्योहार तक या दिवाली से दिवाली तक के बाजार के परफॉर्मेंस को समझने की कोशिश करें और आगे आने वाले बाजार के अहम ट्रिगर्स को समझें, तो श्वेता, बाजार को प्रभावित करने वाले बड़े कारण क्या हैं? जी स्वाति जी, जैसे आपने कहा, पिछले एक साल में अगर हम देखें तो निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो सिंगल डिजिट के रिटर्न बने होंगे, लेकिन निवेशकों ने काफी डबल डिजिट रिटर्न बनाए हैं। मिड एंड स्मॉल कैप में बहुत अच्छी रैली आई है। बस अप्रैल से लेके अब तक की भी अगर हम बात करें तो 25% से ऊपर के रिटर्न बने हैं ये सेगमेंट में। तो हाँ, निवेशकों ने अच्छा खासा रिटर्न बनाया है इक्विटी में। निफ्टी ने अपनी एक पीक लेवल टच की थी, 20,192 की पीक लेवल टच की। भारत के लिए ये साल अगर वैसे देखे जाए तो हम कहेंगे कि अच्छा रहा है। कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव हुई है, कंपनियों ने मुनाफा बनाया है, तो ये एक अच्छी चीज है। अगर ग्लोबल हम बात करें तो हाँ, कुछ इवेंट्स रहे हैं, जैसे यूएस में हमने देखी हैं ब्याज दरें काफी बढ़ रही थी, इन्फ्लेशन के कंसर्न थे। लेकिन उसी समय में अगर हम भारत में देखें तो वो इतनी इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स नहीं रही थी। ये एक चीज है। जीडीपी अगर हम यहाँ बात करें तो इंडिया की जीडीपी ग्रो कर रही है। अच्छे फर्स्ट क्वार्टर में हमने 7% की जीडीपी ग्रोथ देखी थी, 7.8% की। तो भारत के लिए पिछला एक साल काफी अच्छा रहा है एक फंडामेंटल स्टैंड पॉइंट से। जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स रहे हैं, हमने पिछले एक महीने में देखा है इजराइल पैलेस्टाइन का वॉर, लेकिन उसका इफेक्ट इंडिया पे हमने काफी कम देखा है। तो इस हिसाब से पिछला एक साल जिन्होंने वो मिड स्मॉल कैप का कॉल लिया होगा, उन्होंने काफी अच्छे रिटर्न्स देखे हैं हमारे अपने पोर्टफोलियोज। ओवरऑल भी अगर हम देखें तो इक्विटी ब्रॉड बेसिस पे डबल डिजिट की रिटर्न बनी है निवेशकों की। बिल्कुल। तो पिछला एक साल इवेंटफुल रहा और इससे भी ज्यादा इवेंटफुल हर्षवर्धन आने वाला साल रहने वाला है, क्योंकि हम यूजुअली देखते हैं जब इलेक्शन टाइम होता है भारत में, उससे कुछ महीने पहले और कुछ महीने बाद का जो इम्पैक्ट है वो बाजार पर भी देखने को मिलता है। और अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट होती है तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम शेयर बाजार पर भी देखते हैं, क्योंकि डेफिनेटली गवर्नमेंट रिफॉर्म्स हैं या बाकी जितनी भी लोक लुभावन जितनी भी पॉलिसीज हैं उसको बूस्ट मिलता है, तो बाजार इसको काफी ज्यादा पसंद करता है। तो आपकी नजर में, आपकी रीडिंग में, आने वाला टाइम बाजार का, आने वाले कुछ 6-7 महीनों में हम कैसा एक इवेंट देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स? देखिए स्वाति, एक सिंपल सी बात है कि मार्केट का जो इंडियन इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो हम क्लियरली एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे हैं। जो आईएमएफ के फॉरकास्ट देखें FY24 के लिए भी, बाकी सारी कंट्रीज का जो फॉरकास्ट है उससे हाईएस्ट फॉरकास्ट इंडिया को दिया गया, विच इज अराउंड 6.3% जीडीपी ग्रोथ। इमर्जिंग मार्केट ले लो, वर्ल्ड ओवर ले लो, वी आर क्लियरली ऑन अ ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। अगर हम कोई भी रिपोर्ट देखें, जेपी मॉर्गन के देख लें, S&P देख लें, सभी ने ये कहा है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे है। और इस ग्रोथ ट्रैजेक्टरी का बेसिक अंडरलाइन फैक्टर ये होता है एक स्टेबल गवर्नमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी इंडस्ट्रियल फेवरिंग या इंडस्ट्रियल फ्रेंडली पॉलिसी। तो अब जो हमारे माइलस्टोन है, जो 2024 में जो जनरल इलेक्शंस हैं, जिसमें ये तय करेगा कि ये ग्रोथ ट्रैजेक्टरी कंटिन्यू रहेगी या कोई बदलाव सेंट्रल गवर्नमेंट में आने वाला है, जिसकी वजह से एक नई तरह से पॉलिसीज अनलीश की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। एंड यस, अगर कोई कारण से कोई चेंजेस होते हैं तो ये हो सकता है कि जो हम फॉरकास्ट कर रहे हैं वो बदल जाए। तो सिंपल पॉइंट है, जहां तक मेरी समझ है और जहां तक मेरा कंसर्न है, सिर्फ जनरल इलेक्शंस को लेके है। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आते हैं तब ये ग्रोथ को थोड़ा सा असर हो सकता है। बाकी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है वर्ल्ड वाइड, जो यूएस की डेट रेशियोज की हम बात कर रहे हैं, जो हम इंटरेस्ट रेट, यूएस इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसका इम्पैक्ट होने वाला है। लेकिन हमेशा स्वाति, अगर हम देखेंगे ना,
सारी कंट्रीज एक साथ प्रोग्रेस नहीं करती, कोई तो पीछे रहेगा और कोई आगे रहेगा। तो ये अगला डेकेड, मैं सिर्फ 1 साल की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अगले 10 साल की बात कर रहा हूँ, अगर हम वही चीज करते रहे, सही तरीके से करते रहे, तो वी आर क्लियरली ऑन अ ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। अब इन्वेस्टर्स को इसका फायदा कैसे लेना है? तो वन, वेरी क्लियरली आपको इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आपको दिख रही है और उसका हिस्सा बनना है, तो आपको उस इकोनॉमी का हिस्सा इन्वेस्टमेंट के रूप में भी बनना होगा, विच मीन आपको कैपिटल मार्केट्स उन कंपनीज का हिस्सा बनना होगा जो इस ग्रोथ के जो भागीदार होने वाले हैं। तो माइंड क्लियर है, वॉलेटिलिटी रहने वाली है, लेकिन वो हमेशा रहेगी। बड़ा माइलस्टोन इंडिया में आने वाला है, विच इज जनरल इलेक्शन। अगर वो हम पार कर गए तो फिर हम क्लियरली वन वे स्ट्रीट में हम देखेंगे कि अगर हम नेक्स्ट 5 to 10 years में वी कुड सर्टेनली बी द टॉप 3 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। बिल्कुल। तो बाजार के लिए काफी इवेंटफुल साल 2023-24 भी रहने वाला है, आने वाला साल भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऐसे में क्योंकि हम अलग अलग कैटेगरीज की भी बात कर रहे हैं, श्वेता आपने जिक्र किया था, क्योंकि अभी हाल फिलहाल का जो डेटा है एम्फी का, वो ये भी कहता है, जो ट्रेंड दर्शाता है वो ये है कि तमाम कैटेगरीज में स्मॉल कैप या मिड कैप ऐसी कैटेगरीज निकल कर आई जहां पर निवेशकों ने काफी ज्यादा इंटरेस्ट जताया है निवेश करने में, स्पेशली अगर हम स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट की बात करें। तो अब तक स्मॉल कैप में निवेश बढ़ने के बड़े कारण क्या रहे हैं, और अब आने वाले टाइम में आपको लगता है ये ट्रेंड बरकरार रह सकता है? स्मॉल कैप किसी के पोर्टफोलियो का अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रह सकता है आने वाले टाइम में? जी स्वाति जी, तो पहले बात करते हैं पिछले कुछ महीनों में ऐसा क्या हुआ स्मॉल कैप में। तो कुछ समय पहले अगर हम देखें तो पिछला साल स्मॉल कैप के लिए इतना कुछ खास नहीं रहा है, तो वो एक कैचअप एक्सपेक्टेड था। और एक स्टडी हमने करी थी जिसमें हमने देखा था कि जनवरी के आसपास स्मॉल कैप को अगर लार्ज कैप से कंपेयर करें तो पिछले 5 साल के रिटर्न के बेसिस पे स्मॉल कैप लार्ज कैप को अंडर परफॉर्म कर रहा था। और हिस्ट्री में जब भी ऐसे हुआ है, अगले 2-3 साल में स्मॉल कैप की जो रिटर्न हुई है वो लार्ज कैप के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बनी है। तो ये एक चीज थी जो बोल रही थी कि स्मॉल कैप अच्छा कर सकता है। और दूसरा, जैसे हम कहें कि स्मॉल कैप कंपनियों की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं पिछले कुछ साल में थोड़ी बहुत इम्पैक्ट हुई थी, तो वो एक ग्रोथ आनी दिख रही थी इस साल। वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल या मैं कहूंगी अट्रैक्टिव थी स्मॉल कैप के लिए। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से उम्मीद थी कि स्मॉल कैप अच्छा कर सकता है, और वही हुआ है पिछले कुछ महीनों में। खास करके अगर हम पिछले 6-7 महीने देखें तो स्मॉल कैप्स ने अच्छी रिटर्न दी है। हाँ, निवेशकों ने इसका फायदा भी उठाया है काफी हद तक। हमने देखे हैं म्यूचुअल फंड के फ्लोज अगर देखे गए हैं तो स्मॉल कैप में इंटरेस्ट रहा है। अक्टूबर की मंथ भी अगर हम देख लें तो फ्लोज पॉजिटिव ही रहे हैं, करीबन मेरे हिसाब से 3000 के आसपास फ्लोज आए होंगे स्मॉल कैप की कैटेगरी में। तो ये एक लिक्विडिटी स्टैंड पॉइंट से बहुत जरूरी हो जाता है कि पिछले या अगले कुछ हफ्तों के लिए आपकी स्मॉल कैप की मूवमेंट कहाँ जा सकती है। तो लिक्विडिटी फ्लो है, अभी भी है, और आगे जाके क्या ये रह सकता है? तो आज भी अगर हम कहेंगे तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अगर 3 आपकी जो मार्केट कैप है आप ये देख लें, स्मॉल कैप अभी भी ऑन अ रिलेटिव बेसिस अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है पॉकेट्स में। तो अभी भी संभावना है कि आप वो एक लार्ज कैप की कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा रिटर्न देख सकते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी हो सकती है, स्मॉल कैप्स में वॉलेटिलिटी लार्ज कैप से ज्यादा होती है, लेकिन अगर आप 1-2 साल रह सकते हैं तो ये स्पेस आज भी काफी अच्छी है। रिस्क का एक और फैक्टर, रिस्क की बात कहें तो जो स्मॉल कैप का यूनिवर्स है आपका, करीबन 400 कंपनियां हैं जो अच्छी कंपनियां हैं उस यूनिवर्स में, जो बहुत छोटी नहीं है साइज के मामलों में। तो आपको ऑप्शंस ज्यादा मिल जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती हैं स्मॉल कैप स्पेस में। तो यहाँ से अगर हम अगले कुछ सालों की बात कर रहे हैं तो आज भी ये एक अट्रैक्टिव जोन है किसी को अगर निवेश करना हो। तो मेरी राय रहेगी एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो, आप लार्ज कैप भी रखें पोर्टफोलियो में, स्मॉल कैप भी रखें अपने पोर्टफोलियो में। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो इम्पोर्टेंट पार्ट है स्मॉल कैप का, लेकिन क्योंकि इतना यूफोरिया है अराउंड स्मॉल कैप, हर्षवर्धन,
इतना ज्यादा बज़ क्रिएट हुआ है, लोगों को लगता है कि यही शायद एक कैटेगरी है जहां पर पैसे बनाए जा सकते हैं, इसलिए हम महीना दर महीना देखते हैं कि स्मॉल कैप में काफी अच्छा इनफ्लोज आ रहा है, काफी निवेश आ रहा है। पर कितना निवेश होना कितना चाहिए एक स्मॉल कैप फंड में? आपको किन बातों का ख्याल रखना है स्मॉल कैप फंड में निवेश करने से पहले? कहीं आपका पोर्टफोलियो स्मॉल कैप हैवी तो नहीं है, आपने जरूरत से ज्यादा स्मॉल कैप फंड में निवेश कर दिया ये सोचते हुए कि पैसे बन रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा और सही। तो वो एक जो कहते हैं कि ड्रॉइंग द लाइन, वो कहां पर होना चाहिए? वेल स्वाति, आपने इतना अच्छा ये पॉइंट उठाया है कि स्मॉल कैप्स में फ्लोज रेगुलरली बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम थोड़ी डिटेल में जाएं और इन्वेस्टर्स से पूछें कि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, इतना फ्लो आ क्यों रहा है, आपने ऐसा क्या इस सेक्टर में, इस सेगमेंट में देखा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है? 99% इन्वेस्टर्स आपसे ये कहेंगे कि हमने पास्ट रिटर्न देखा कि स्मॉल कैप में बहुत अच्छे रिटर्न मिले हैं, इसके लिए हम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। किसी 1% लोग होंगे जो बोलेंगे कि मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती है कि स्मॉल कैप में ग्रोथ है, अर्निंग्स ग्रोथ होने वाली है, या उनमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, या उनके बिजनेस बढ़ने वाला है, या उनको ऑर्डर्स जिस तरीके से मिले उसके वजह से ग्रोथ होगी। तो अगर हम माइंडसेट देखें कि इन्वेस्टर्स एक हर्ड मेंटालिटी में आ रहे हैं, अगर स्मॉल कैप में रिटर्न जिस दिन खराब दिखेंगे वो ये सारे इन्वेस्टर्स निकल जाएंगे। तो स्मॉल कैप में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि उसे एक क्वालिफाइड या मैच्योर्ड इन्वेस्टर कर रहा है वैसा देखना चाहिए। अब ये सवाल उठता है कि स्मॉल कैप में कितना एलोकेशन होना चाहिए। तो पहले समझिए कि स्मॉल कैप का रिस्क कितना है, वॉलेटिलिटी कितनी है। इक्विटी अपने आप में एक वॉलेटाइल एसेट मानते हैं, उसके अंदर स्मॉल कैप सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है, मिड कैप उससे थोड़ा कम और लार्ज कैप उससे थोड़ा कम। तो अब एज एन इन्वेस्टर आपको सोचना है कि मान लीजिए हम एक टैक्टिकल कॉल लेते हैं कि भाई हमें लगता है कि अगले 6 महीने में, 1 साल या 2 साल में स्मॉल कैप आउटलुक अच्छा दिख रहा है। सो एज एन इन्वेस्टर आप अपने आप से सवाल पूछिए, क्या आप 6 महीने के लिए, 1 साल या 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या आप 6 महीने या 1 साल या 2 साल में फिर से अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करके एलोकेशन चेंज करने की क्षमता रखते हैं? तो क्लियरली नहीं। एक लेमैन इन्वेस्टर को ये सब चीज नहीं समझ में आती। मेरा हमेशा ये कहना है कि जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, आप अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो ये जो सेगमेंट में जो हम तेजी की बात कर रहे हैं, ये चलते रहेगा। कभी लार्ज कैप अच्छा दिखेगा, जब मार्केट गिरेगा तो लार्ज कैप ज्यादा बेटर होता है क्योंकि वो फॉल को बेटर और एब्जॉर्ब करता है। स्मॉल कैप जितनी तेजी से बढ़ता है उतनी तेजी से गिरेगा। एक इन्वेस्टर को अपने आप से सवाल पूछना है कि मैं कैसे बैलेंस रखूं। क्या मैं एक शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं और मैं हर साल या 2 साल में चेंज करने वाला हूं? नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो क्यों आप ऐसा टैक्टिकल एलोकेशन कर रहे हैं? तो आपको क्या करना है, अपनी रिस्क एपेटाइट देखते हुए एक कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाना है। कोर पोर्टफोलियो हो गया जो देश की सबसे बेस्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, विच इज एसेंशियली लार्ज कैप। फिर जो सैटेलाइट पोर्शन है जिसमें आप थोड़ा ज्यादा वॉलेटिलिटी ले रहे हैं लेकिन आपको ज्यादा रिटर्न की उम्मीद है आपको, उसमें से एक छोटा हिस्सा आप स्मॉल कैप में एलोकेट कर सकते हैं। सो मैं ये कहूंगा कि रिटेल इन्वेस्टर जो मार्केट की जानकारी नहीं रखता, जो टाइमिंग नहीं कर सकता, उन्हें 10% से 15% ही स्मॉल कैप में एलोकेट करना चाहिए। और अगर आप एक प्योर स्मॉल कैप फंड ले रहे हैं तो 10 to 15%। अगर आप एक मल्टी कैप के जरिए आ रहे हैं तो आप एलोकेशन बढ़ा सकते हैं क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली स्मॉल कैप आ जाता है। तो ये चीजों का ध्यान रखते हुए आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है, ना कि कोई ट्रेंड को चेस करना है। ट्रेंड एक रिटेल इन्वेस्टर चेस नहीं कर सकता। ये चीज को आप मान लीजिए, और मार्केट में आएंगे आप पैसे बनाएंगे। अगर आप कोई ट्रेंड चेस करेंगे तो आप डेफिनेटली कभी ना कभी मार्केट के रिटर्न से नाखुश होकर अब मार्केट में आना ही बंद कर देंगे। बिल्कुल। तो एकदम भावुक होकर या ट्रेंड को देखकर या भेड़चाल के चलते आपको कुछ अपने निवेश के फैसले रखने नहीं चाहिए, जो कि स्मॉल कैप में हम आजकल देख रहे हैं। आपकी कैटेगरी के लिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और बाकी कैटेगरी जिसको हम दिखा रहे थे वो हर कोई इंपॉर्टेंट है, बस को अपने लक्ष्य के अनुसार इन्वेस्टमेंट करना है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। ये तो बात कर रहे हैं कि कहाँ निवेश करें, लेकिन कहाँ निवेश करने से आपको बचना चाहिए, इसी पर भी चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो कहां पर इस त्योहार है मौके अपार, इस पर कर रहे हैं खास चर्चा। हमारे साथ है आनंद राठी वेल्थ से श्वेता रजानी और हर्षवर्धन रुंगटा फ्रॉम रुंगटा सिक्योरिटीज। चर्चा हो रही है अलग अलग सेक्टर्स की, कैटेगरीज की, कहां पर निवेश करना चाहिए, कहां पर निवेश के मौके बन रहे हैं। हमने स्मॉल कैप और बाकी कैटेगरीज की यहां पर चर्चा की कि कितना निवेश आपको करना चाहिए इन कैटेगरीज में। जरा सेक्टर की तरफ आते हैं।
हमने देखा कि एक ट्रेंड इनफैक्ट क्योंकि सितंबर के एम्फी के डेटा में जो एक हमने निवेश का एक ट्रेंड देखा, वो ये भी देखा कि सेक्टोरल और थीमेटिक फंड में भी जबरदस्त निवेश आया है। मतलब ये एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर भी निवेशकों ने एक अच्छा खासा रुझान दिखाया है निवेश करने में। तो श्वेता, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, सेक्टोरल थीमेटिक जैसी बहुत ज्यादा जोखिम वाली कैटेगरीज में भी लोग काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। क्या समझे ऐसे पैटर्न को? जी स्वाति, हमने देखा है कि सेक्टरल और थीमेटिक कैटेगरीज में भी काफी हद तक निवेश हो रहा है। और यहाँ पे मैं एक्चुअली रिपीट करूंगी जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे थोड़े समय पहले कि आप वो ट्रेंड को देख के ना निवेश करें, बिकॉज स्पेशली जो सेक्टर फंड्स हो जाते हैं और थीमेटिक भी अगर हम कहें तो एक तरह से 2-3 सेक्टर्स मिला के कैटेगरी होती है। जैसे आपकी हो गई एक पीएसयू की थीम, मतलब आप खाली पीएसयू कंपनीज में ही निवेश करेंगे, तो ये एक मेरे हिसाब से आपको जोखिम देख के फिर निवेश करना चाहिए, बिकॉज इन कैटेगरीज में बहुत जरूरी हो जाता है कि आप समय से निकल जाएं। यहाँ पे अब एक चीज समझ ले कि कोई फंड मैनेजर नहीं है जो आपके लिए वो सेक्टर कॉल ले रहा है कि चलिए बैंकिंग का अब प्ले आउट हो चुकी है साइकिल, तो अब हम बैंकिंग से निकल के ऑटो में चले जाएं। वो नहीं हो रहा, वो कॉल आपने खुद ने लेना है। अगर आप एक बैंकिंग फंड में निवेश कर रहे हैं कि मैं कब ये सेक्टर फंड में निवेश करूं और कब मैं मेरा प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल जाऊं, जो काफी डिफिकल्ट होता है मैं कहूंगी एक निवेशक के लिए, क्योंकि वो पूरा दिन अपने निवेश उन्होंने जो निवेश किया है उसको नहीं पढ़ते, नहीं ध्यान देते। अब वो फंड मैनेजर होगा तो वो उन कंपनियों में क्या चल रहा है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, वो सब जानते हैं और फिर अपना सेक्टर साइकिल या सेक्टर रोटेशन करते हैं। तो इसीलिए जो सेक्टर और थीमेटिक कैटेगरी हो जाती है, वो आप एकदम ही अगर कॉन्फिडेंट हैं किसी सेक्टर के बारे में और उसे डिटेल में स्टडी करते हैं, तब ही आपको निवेश करना चाहिए। और उसमें टाइमिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो ये देखते हुए ही आप निवेश करें। अगर आप नहीं पढ़ाई करते, आप नहीं स्टडी कर रहे इतने ध्यान से वो सेक्टर्स को, तो मेरा सुझाव तो यही रहेगा कि आप एक डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में चले जाएं। फिर चाहे वो स्मॉल कैप में ही हो, लेकिन डाइवर्सिफाइड कैटेगरी तो हो, या मल्टी कैप कैटेगरी हो, जहां पे कब किस सेक्टर से निकलना है, किस सेक्टर में जाना है, कौन सी थीम अप कर रही है, पीएसयूज में वैल्यूएशंस अच्छी है तो आपने निवेश कर दिया, जब वो प्ले आउट हो गई तो आप मूव कर गए। ये सब आप एक फंड मैनेजमेंट टीम, एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर पे छोड़ रहे हैं। और तो मेरा तो सुझाव ये रहेगा कि ये कैटेगरीज थोड़ी सेंसिटिव कैटेगरीज होती हैं और इसे आम तौर पर अवॉइड करना बेहतर होता है। बिल्कुल यही बात चल रही है। जैसा स्मॉल कैप में हर्षवर्धन ने देखा था कि क्योंकि एक ट्रेंड चलता गया कि स्मॉल कैप अच्छा कर रहा है, एक रैली हमने देखी तो स्मॉल कैप की तरफ रुझान बढ़ गया। सेक्टर और थीमेटिक हम देखते हैं कि सिक्लिकल इन नेचर होते हैं, वहां पर भी लोगों ने निवेश बढ़ाया है। ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है क्योंकि इसमें जोखिम भी ज्यादा है। जैसा श्वेता बता रही है, एंट्री और एग्जिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक पोर्टफोलियो में एक सेक्टोरल और थीमेटिक जैसे फंड्स का जो एक्सपोजर है वो यूजुअली आइडियली होना कितना चाहिए? क्या पहले एक कोर पोर्टफोलियो बना दिया जाए कि हाँ, जिसमें एक अच्छा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और बाकी जो कैटेगरीज हैं आपके लक्ष्य के हिसाब से वो कैटेगरीज है, और उसके बाद फिर जितना बचा हुआ एलोकेशन है आप किसी सेक्टोरल या थीमेटिक फंड को दे? क्या इस तरीके की स्ट्रैटेजी किसी को अपनानी चाहिए? जी हाँ स्वाति, एकदम सही कहा आपने। सो पहली पॉइंट ये है कि आप अपना अगर पूरा पोर्टफोलियो, एक रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं कोई मार्केट के जानकार की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। अगर हम एक रिटेल इन्वेस्टर की प्रोफाइल देखें, मोस्ट ऑफ देम को एनएवी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होती है, वही नहीं पता। कई इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो रिटर्न के एक्सपेक्टेशन में आ जाते हैं और मार्केट ऐसा हो सकता है कि 2, 3, 4 साल तक आपको कोई रिटर्न नहीं दे, तो एकदम फ्लैट रिटर्न, मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट पे नीचे के रिटर्न मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं इससे अच्छा तो मैं फिक्स डिपॉजिट में लगा देता तो मुझे कम से कम 6-7% रिटर्न मिलता। अगर आप ऐसी श्रेणी के इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं जो मार्केट के मूवमेंट्स, मार्केट कैसे रिटर्न जनरेट करता है, हर साल फिक्स डिपॉजिट की तरह रिटर्न देता नहीं है, अगर ऐसे इन्वेस्टर्स मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको आप
सेक्टर फंड की बातें करें तो ये एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। सो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए ऑनेस्टली एक फ्लेक्सी कैप, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप और अगर एक मल्टी कैप, अगर इतने फंड्स भी अगर वो अपने पोर्टफोलियो में डाल दें, उनका पूरा मार्केट का एक्सपोजर मिल चुका है। अब इससे ज्यादा जब हम बात करते हैं कि सेक्टर या कोई थीमेटिक में डालना है, आप एक इन्वेस्टर से एक सवाल पूछेगा या इन्वेस्टर अपने आप से एक सवाल पूछे, कोई भी सेक्टर में जिसमें आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, आपको उस सेक्टर की 10 कंपनियों के नाम भी आपको पता है कि इस सेक्टर में 10 कंपनियां कौन सी हैं। तो पहले आप अपने आप से ये एक्सरसाइज करिए, कागज पे लिखिए कि इस सेक्टर में मैं करने की कोशिश कर रहा हूं और इसमें मुझे 10 कंपनियों के नाम जुबानी याद है। दूसरा, 10 में से आप एक या दो कंपनी की भी अगर बैलेंस शीट पढ़ते हो तो आप अपने आप से सवाल पूछिए, 10 कंपनी के नाम तो मैंने लिख दिया, क्या मैं दो कंपनी की बैलेंस शीट समझता हूँ, क्या मैं उसे पढ़ता हूँ और क्यों मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको इन 2-3 सवालों के जवाब मिले ना, तब आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोचेंगे। अगर आपको इन सब के बारे में नहीं पता है तो सिर्फ रिटर्न्स देख के भेड़ चाल की वजह से आप अगर सेक्टर फंड में आएंगे, कोई डाउट नहीं कि आप अपने हाथ जलाएंगे इसमें और फिर आप फिर से मैं कह रहा हूं कि मार्केट से नाराज होकर पूरा ही निकल जाएंगे। तो ये समझना है, मार्केट जो म्यूचुअल फंड क्या है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। वहां पे आपको एक किंग भी मिलेगा, एक एलिफेंट भी मिलेगा, आपको जो चाहिए सारी चीज मिलती है। जरूरी नहीं कि हर चीज जो मिल रही है वो आपके लिए है। तो आपको जो आपको अच्छा लगता है वो चूज करके आपको लेना है। जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा ले रहा है तो मुझे भी वही सामान लेना है। तो म्यूचुअल फंड का काम है वो सब कुछ ऑफर करते हैं क्योंकि उन्हें हर कस्टमर को सर्विस करना है, हर तरीके के इन्वेस्टर को सर्विस करना है। लेकिन आप अगर गलत इन्फॉर्मेशन देख के अगर मार्केट में आते हैं तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा। और अब मैं क्यों ये बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट 1 ईयर 3 इयर्स में इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। इन्वेस्टर्स ने अपने एलोकेशन इक्विटी में बढ़ा दिए, ये देखते हुए कि ऐसा ही चलते रहेगा आगे जाके। हम होप करते हैं कि ऐसा ही चले, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये लीनियरली ऊपर ऐसे चलते रहेगा। हो सकता है बीच में अगर मार्केट गिर गया तो आप अगर नहीं समझे और मार्केट में इन्वेस्ट किए तो आप इसको नहीं हैंडल कर पाएंगे और फिर हम देखेंगे कि इन्वेस्टर्स निकल जाएंगे मार्केट में बुरा एक्सपीरियंस लेके। बिल्कुल, और ये बार बार लगातार हमारे इन्वेस्टर्स के लिए हमारे एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि मोमेंटरी खुशी के निवेश करना बेहतर है। आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए निवेश करें, वो एक सही स्ट्रैटेजी होती है। ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है ये। आखिरी सवाल श्वेता आपसे होगा कि हर कोई इस वक्त यही जानना चाहता है कैसे फंड में निवेश किया जाए, कुछ रिकमेंडेशंस आपकी तरफ से? जी बिल्कुल स्वाति जी, शुरुआत करते हैं क्या कैटेगरीज में आप निवेश करें। तो इसके लिए अगर हम देखें कि कौन सी कैटेगरीज में आपका मार्केट से थोड़ा ज्यादा बेहतर रिटर्न बनाने की क्षमता जो कैटेगरीज रखती हैं और एक डिफरेंशिएटेड स्टाइल भी ऑफर करती हैं पोर्टफोलियो के लिए, तो कुछ कैटेगरीज जैसे कॉन्ट्रा हो गई, मल्टी कैप हो गई, फोकस, लार्ज एंड मिड, स्मॉल, ये कैटेगरीज है जहां आप निवेश कर सकते हैं। अब कुछ फंड्स अगर मैं कहूँ इन्हीं कैटेगरीज के, तो जैसे डीएसपी का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड हो गया या एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप हो गया, एसबीआई कॉन्ट्रा, एबीएसएल स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई फोकस, ये 4-5 फंड्स हैं और कैटेगरीज है जो मैं सुझाव दूंगी कि आप इनमें निवेश करें, आपको फायदा मिल जाएगा। जैसे हम बात कर रहे थे पूरे सेशन में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों का एक्सपोजर मिल जाएगा इस रूट से। आपकी जो डिफरेंट कैटेगरीज होती है, एक वैल्यू स्टाइल होती है, एक ग्रोथ स्टाइल होती है, तो दोनों का बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो एक वेल बैलेंस पोर्टफोलियो आपका बन सकता है अगर आप ये 4-5 फंड्स में और ये कैटेगरीज में निवेश कर लें। बिल्कुल। तो अपने पोर्टफोलियो को सिंपल, स्मार्ट बनाइए इस त्योहारी सीजन। तो इस त्योहार से लेकर अगले त्योहार तक आप देखेंगे आपके पोर्टफोलियो में 4 चांद लग रहे हैं। और आपकी मदद करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स तो हमेशा रहते ही हैं। और आज भी श्वेता आपका और हर्षवर्धन आपका भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।